गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये हम आज स्टार्ट करेंगे 18वीं शताब्दी के स्वायत्तशासी राज्य। 18वीं शताब्दी के स्वायत्तशासी राज्यों में अगर बात किया जाए तो मराठा, मैसूर, सिख, अवध और बंगाल ये वो क्षेत्र थे जो मुग़लों से पृथक होकर जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुए। इनमें से आज हम जो है मराठा पे चर्चा करेंगे। मराठा को 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ में जितने में कवर हो सकेगा कर दिया जाएगा। उसके बाद हम मैसूर की तरफ चलेंगे। मराठा साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। ठीक है, शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो 1627 में सिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। एक्चुअली उस समय जो है क्षेत्र कुछ ऐसे बटा हुआ था। भारत का जो क्षेत्र था ऊपर तो मुग़ल साम्राज्य था। ठीक है, इधर जो है तुम्हारा बीजापुर के सुल्तान थे, इधर क्या था अहमद शाही था, निज़ाम शाही था। एक्चुअली जो बहमनी साम्राज्य टूटा था वो अहमद शाही, निज़ाम शाही ऐसी जो है 5 पार्ट्स में टूट गया था। ठीक, तो जो अहमद शाही थी, अहमद शाही में जो है जो शासक थे उनके यहाँ जो है शाहजी भोसले जो है एक बड़े उच्च पद पर जो है काम करते थे। ठीक, शाहजी भोसले और जीजाबाई से उनको एक पुत्र हुआ 1627 में सिवनेर के किले में, जिनका नाम था शिवाजी। ठीक है, उसके बाद इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, इनके राजनीतिक गुरु कौन बने और संरक्षक और राजनीतिक गुरु कौन बने? गुरु कोंडदेव बने। ठीक है, गुरु कोंडदेव बने। उसके बाद इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु इनके गुरु रामदास थे। चलिए, एक्चुअली ऐसा होता था कि मराठा साम्राज्य जो है उत्तर में, जब पूरा मुग़ल साम्राज्य उत्तर में पूरा विकसित था, जब मुग़ल साम्राज्य उत्तर में विकसित था और इधर जो है हमारे ये बीजापुर के सुल्तान थे, ये हमारा क्या था निज़ाम शाही था, और उसके नीचे हमारा क्या था ये तुम्हारा अहमद शाही था। तो यहाँ पर जो है अब सैनिक जो है जो बड़े उच्च पद के लिए अधिकारी होते थे, अब यहाँ से तो आ नहीं सकते थे क्योंकि ये बैरिकेड लग गया, भैया मुग़ल तो सेना आने नहीं देंगे उधर से किसी की। तो मुग़ल सेना जब इधर आने नहीं देंगे तो मजबूरी में क्या होता था कि इनको अपने अहमद शाही जो था, अहमद शाही में क्या होता था कि इनको मजबूरी में अपने यहाँ उच्च पदों पर हिंदुओं को आसीन करना पड़ता था। तो शाहजी भोसले जो है उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ 1627 में, जिसका नाम उन्होंने शिवाजी रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शिवाजी की राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है शुरुआत अगर देखा जाए तो 1645 में उन्होंने स्टार्ट किया। 27 में उनका जन्म हुआ था, 45 में उन्होंने जो है उनके जब गुरु कोंडदेव की डेथ हुई थी उसके बाद जो है उनकी राजनीति विस्तार स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले सिंहगढ़ दुर्ग का विजय किया। सिंहगढ़ दुर्ग का विजय उन्होंने कब किया? 1645 में किया। सिंहगढ़ दुर्ग को जीतने के बाद 1646 में उनके पास 4 दुर्ग यानी 4 किले और लगभग 2000 सैनिक, यहाँ से जो है उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। 4 दुर्ग और 2000 सैनिकों से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने तोरण, पुरंदर और जावली, 1646 में तोरण, 1648 में पुरंदर और 1656 में जावली, इन तीनों क्षेत्रों को, तीनों किलों को, उन्होंने किलों पे बड़ा फोकस किया स्टार्टिंग से। ठीक है, तो तीनों किलों को जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उन्हीं के यहाँ मंत्री पदों पर थे उनको खरीद कर रिश्वत दे देकर क्या किया, धीरे धीरे किलों पर कब्जा कर लिया, तोरण, पुरंदर और जावली पर। उसके बाद इन्होंने रायगढ़ किले को 1656 में ही जीता और रायगढ़ को ही शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ को ही राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया 1656 से। उसके बाद 1657 में कोंकण के क्षेत्र में पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ, जिसके फलस्वरूप कल्याण, भिवंडी और माहुली शिवाजी का अधिकार स्थापित हो गया। एक्चुअली देखो, भारत का जो ये वाला पोर्शन था यहाँ पूरा क्या था, पुर्तगालियों का अधिकार बना हुआ था। पुर्तगालियों का अधिकार जब बना हुआ था यहाँ पर, तो पुर्तगालियों का संघर्ष हुआ शिवाजी से 1657 में। 1657 में शिवाजी का जब पहली बार संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ तो पुर्तगाली उसमें पराजित हुए और शिवाजी ने कल्याण, भिवंडी और माहुली नामक क्षेत्र जो है पुर्तगालियों से छीन लिए। बीजापुर राज्य, अब बीजापुर राज्य की जो है, अब मराठा साम्राज्य के उदय से ही बीजापुर राज्य से इनका संघर्ष चला आ रहा था। बीजापुर राज्य से जब संघर्ष चला आ रहा था, बीजापुर के राजा ने क्या किया, एक्चुअली वहाँ एक रानी का शासन था, तो बीजापुर की रानी ने क्या किया, अपने एक दूत अफजल खां को
शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। इनकी छापामारी युद्ध से जो है शिवाजी जो है पकड़ में नहीं आते थे किसी की, इसीलिए जो है क्या हुआ, अफजल खां को मारने के लिए भेजा। अफजल खां ने छल से मारने के लिए एक मीटिंग करी शिवाजी से, दोनों मिले, लेकिन इसकी जानकारी शिवाजी को पहले ही पता चल गई। ठीक, शिवाजी को जब इसकी जानकारी पहले ही पता चल गई तो शिवाजी ने क्या किया, अफजल खां का प्लान था कि उनको जो है गले मिलने के बहाने पकड़कर वहीं पर जान से मार देना है। जैसे ही दबाकर मारने का प्रयास अफजल खां ने किया, अफजल खां जो है शरीर में काफ़ी बड़ा था, काफ़ी पावरफुल था, उस समय अफजल खां का बड़ा खौफ था, बड़ा जालिम दूत माना जाता था। तो अफजल खां ने क्या किया, जैसे ही पकड़ के शिवाजी को मारने का प्रयास किया, वैसे ही क्या किया उन्होंने, उनके हाथ में एक बाघनफ था, मतलब वो जो बाघ का पंजे से बना हुआ एक हथियार था, उसी से क्या किया, अफजल खां का पेट फाड़ दिया। उसके बाद 1663 में दक्कन के जो मुग़ल प्रतिनिधि थे शाइस्ता खां, 1 लाख की सेना लेकर, सोचिए इनके पास सिर्फ कितने 15-20 हज़ार सैनिक थे, और 1.5 लाख की सेना लेकर मुग़ल प्रतिनिधि शाइस्ता खां जो है इसको पराजित करने आया। शाइस्ता खां शिवाजी की छापामार युद्ध नीति का शिकार बन गया। 1663 में शाइस्ता खां पराजित हो गया। 1664 में सूरत के बंदरगाह को लूटा, जिसे 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। 1 करोड़ की राशि जब प्राप्त हुई, उसके बाद जो है 1665 में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए भैया जब जो ये अफजल खां जब मारा गया, तो जो बीजापुर के सुल्तान थे, बीजापुर की जो रानी थी, उन्होंने क्या किया, औरंगजेब को संदेश भिजवाया। औरंगजेब को संदेश भिजवाकर कहा कि आप जो है दक्कन में जो है आकर मराठा साम्राज्य को कमज़ोर करिए, नहीं तो जो है आपके लिए भी आगे मुसीबत खड़ी हो सकती है। औरंगजेब ने इस बात को समझते हुए 1665 में एक राजपूत राजा जयसिंह को दक्कन की सेना में भेजा। दक्कन में जो है सेना लेकर भेजा, करीब 1.5 लाख की इनकी भी सेना थी। जयसिंह ने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक जो पुरंदर का किला था, पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। पुरंदर के किले को घेर लिया, जिससे शिवाजी जो है ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ पहली जो है शिवाजी की शिकस्त सामने आती है। और शिकस्त के बाद क्या हुआ, शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य कर लिया गया। तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में कौन सी संधि हुई, 1665 में पुरंदर की संधि किसकी मदद से करवाई गई, जयसिंह की मदद से। ठीक है, अब पुरंदर की संधि 1665 में हुई, जिसमें जो है पहली बार शिवाजी पराजित हुए थे। तो संधि की शर्तें क्या रखी गई, संधि की शर्तें थी कि शिवाजी दक्कन में विजित अपने 35 किलों में, अभी तक शिवाजी ने 4 किलों से कितने 35 किले बना लिए थे, 46 से लेकर 65 के बीच में 35 किले बना लिए थे। इन 35 किलों में से 23 किले उन्हें मुगलों को देने पड़ेंगे, 12 किले वो अपने पास रख सकते थे। उसके बाद शिवाजी का पुत्र जो था संभाजी, शिवाजी का जो पुत्र था संभाजी, ये 8 वर्ष की आयु में ही मुगल राज दरबार में उपस्थित होगा, जहाँ उसे 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। ठीक, ये एक मतलब क्या होता था, सिक्योरिटी मान लो, ये सिक्योरिटी है कि जब तक उनका बच्चा जो है उनके औरंगजेब के अंडर में काम कर रहा है, तब तक वो यहाँ विद्रोह करके दोबारा स्वायत्त नहीं होंगे। ठीक, उसके बाद मुगल जब दक्षिण भारत में सैन्य अभियान करें, यानी मुगल सेना अगर दक्षिण भारत में कभी अभियान करती है, तो 5000 घुड़सवार सैनिकों से क्या करेंगे, शिवाजी उनकी मदद करेंगे। ये थी पुरंदर की संधि। 35 में से 23 किले मुगलों को देना होगा, 5000 का उनके पुत्र संभाजी को मनसबदार बनाया जाएगा, उसे औरंगजेब के दरबार में रहना पड़ेगा, 5000 घुड़सवारों से मदद करेंगे जब मुगल आएंगे अटैक करने कभी दक्षिण भारत में। चलिए आगे, 1666 में शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा पहुँचे। अच्छा, पुरंदर की संधि हुई 1665 में। तो 1665 में जब पुरंदर की संधि हुई तो 1666 में दोनों शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी दोनों कहाँ गए, आगरा पहुँचे, किससे मिलने, औरंगजेब से। अब औरंगजेब ने क्या किया, उनको जो है जो लोकल जमींदार थे उनके साथ में खड़ा कर दिया, मतलब कुल मिला के उनको एक राजा वाला सम्मान नहीं दिया। राजा वाला सम्मान नहीं दिया, सम्मानजनक व्यवहार जब उनके साथ नहीं हुआ तो उन्होंने वहीं पर विद्रोह कर दिया। आगरा में विद्रोह इन्होंने कर दिया। तो आगरा में ही एक किला था जिसका नाम था जयपुर का किला। जयपुर के किले में ही क्या किया, इनको बंद कर दिया गया शिवाजी और संभाजी को।
फिर शिवाजी और संभाजी ने क्या किया, शिवाजी ने एक बीमार होने का नाटक किया, उसके बाद जो है क्या किया, जब बीमार होने का नाटक किया उसके बाद इन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये जो है दान करना चाहते हैं। दान करने के लिए इन्होंने क्या किया, फल मंगवाते थे दान करने के लिए। फल मंगवाते थे दान करने के लिए। एक दिन जो है फलों को दान करने के लिए जब भिजवा रहे थे तो उन्हीं टोकरियों में बैठकर खुद और अपने पुत्र को लेकर ये जो है क्या किए, वहाँ से निकल गए आगरा से। छलपूर्वक दक्कन जब निकल कर चले गए, छलपूर्वक दक्कन निकल कर चले गए, उसके बाद दक्कन जब पहुंच गए उसके बाद औरंगजेब से क्षमा याचना करने के लिए उन्हें पत्र लिखा। औरंगजेब ने उसके बाद इनको जो है राजा की उपाधि दे डाली। 1670 में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। पहली बार कब लूटा था, 64 में। दूसरी बार कब लूटा, सूरत को 70 में लूटा। सूरत एक्चुअली जो है एक बड़ा बंदरगाह था जो किसके नियंत्रण में आता था, मुगलों के नियंत्रण में आता था। तो सूरत को इन्होंने पहली बार लूटा था, उसी के बाद जो है एकदम 64 में लूटा था। 64 में जब लूटा था तो जो है क्या हुआ था, मुगल एकदम फड़फड़ा गए थे। उसके बाद इन्होंने जयसिंह के नेतृत्व में सेनाएं भेज दी थी, जिसके बाद पुरंदर की संधि हुई 65 में, 66 में, ठीक है। तो उसके बाद 70 में इन्होंने फिर से जो है सूरत को लूटा। उसके बाद शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में, 1674 में इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, रायगढ़ में हुआ। इन्होंने बनारस के एक विख्यात पंडित जो थे उस समय, पंडित गंगा भट्ट को बुलाया और हिंदू धर्म जो वेदों से अपना जनेऊ करवाकर अपना क्या किया, राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक के बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ये उस समय का जो है एक पहला हिंदू साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था मॉडर्न इरा में, क्योंकि उससे पहले जो है हमारा विजयनगर साम्राज्य हिंदू राज्य हुआ था। उसके बाद जो है सीधे ये हमारा क्या हुआ, मराठा साम्राज्य हिंदू राज्य के रूप में उदय हुआ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680 में क्या हुआ, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने राजनीतिक जर्नी जो स्टार्ट की थी वो कब से, 1645 से स्टार्ट की थी। 1680 में जो है इनकी डेथ होती है। आप जानते हैं इस 35 वर्ष के काल में इन्होंने कितनी ख्यातियाँ की, 35 साल में, यानी 1645 में इनके पास 3 किले हुआ करते थे, जो बढ़कर 1680 में 300 हो गए। 3 किलों से 35 साल में इन्होंने 300 किले जीत लिए। जो सेना इनकी 2000 थी वो सेना अब 1 लाख हो गई। 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो उनके पास करीब 300 किले थे और लगभग 1 लाख सैनिक थे। शिवाजी के बाद जो है शिवाजी के प्रशासन की अगर बात किया जाए तो सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन 2 भागों में बांटकर पढ़ना है। सामान्य प्रशासन में हमारा केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन। अगर केंद्रीय प्रशासन की बात किया जाए तो केंद्रीय प्रशासन का प्रधान राजा होता था। केंद्रीय प्रशासन का प्रधान राजा होता था, यानी शिवाजी स्वयं जो है प्रधान होते थे केंद्रीय प्रशासन के। इनकी सहायता के लिए अष्ट प्रधान होते थे। ये मंत्रियों जैसे काम करते थे। अष्ट प्रधान क्या थे, मंत्री थे तत्कालीन, तो उन्हें क्या कहते थे, अष्ट प्रधान कहता था, क्योंकि इनकी संख्या 8 थी। इन 8 में जो सबसे बड़ा पद होता था वो पेशवा का पद होता था। पेशवा माने आज का प्रधानमंत्री। पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता था। राजा कभी अगर अनुपस्थित है, अगर बीमार है, तो राजा के कार्यों का निर्वहन कौन करता था, पेशवा करता था। इसके अलावा दूसरा पद था अमात्य या मजूमदार का। अमात्य या मजूमदार वही काम करता है जो वित्त मंत्री आज का करता है, यानी कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है और कहाँ पर उसको खर्च करना है, कहाँ पर निवेश करना है। तो ये काम कौन करता था, अमात्य करता था या मजूमदार करता था, जो वित्त मंत्री होता था। इसके अलावा होता था वाकिया नवीश। वाकिया नवीस सामान्य प्रकार के मंत्री होते थे जो दैनिक कार्यों की देखरेख के लिए बनाए जाते थे। उसके अलावा होते थे सुरनवीस या सचिव। सुरनवीस को और कहा जाता था सचिव। सचिव क्या होता था, एक संचार मंत्री होता था। संचार मंत्री होता था, राजकीय पत्र व्यवहार को देख रेख करता था, राजकीय पत्र व्यवहार की। इसके अलावा दबीर होता था, जिसे सुमंत भी कहा जाता था। दबीर या सुमंत जो होता था वो कैसे काम करता था, एक फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे काम करता था, विदेश मंत्री के तौर पे काम करता था। इसके अलावा सरे नौबत क्या करता था, सेनापति होता था, यानी सैन्य विभाग का प्रधान होता था सरे नौबत। पंडित राव जो है धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। इसके अलावा न्यायाधीश जो है हमारा क्या होता था, न्याय विभाग का प्रधान होता था। अष्ट प्रधान के अतिरिक्त, ये 8 तो प्रधान थे ही, इनके अतिरिक्त 18 और अन्य मंत्री जो है शिवाजी के दरबार में देखे जाते थे। लेकिन ये अष्ट प्रधान इंपॉर्टेंट है, आपको सारे किसके क्या काम थे ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो पेशवा क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था, राजा जब उपस्थित नहीं है तो उसके कार्यों को करता था। अमात्य वित्त मंत्री, वाकिया नवीस सामान्य मंत्री होता था, सुरनवीस संचार मंत्री होता था, दबीर विदेश मंत्री होता था, सरे नौबत सैन्य विभाग का मंत्री होता था, पंडित राव धार्मिक मामलों का मंत्री और न्यायाधीश क्या होता था, न्याय विभाग का प्रधान होता था।
ये हमारा हो गया क्या, केंद्रीय प्रशासन। अब प्रांतीय प्रशासन की अगर बात किया जाए तो प्रांतीय प्रशासन में दो प्रकार के जो है प्रांत थे, दो प्रकार के प्रांत थे, एक तो स्वराज थे, एक मुगलई थे। स्वराज प्रांत किसे कहा जाता था, स्वराज वे प्रांत होते थे जिन क्षेत्रों पर शिवाजी का पैतृक नियंत्रण रहा हो। पैतृक नियंत्रण रहा हो शाहजी भोसले के काल से, स्टार्टिंग में जब से उन्होंने स्टार्ट किया था तब से जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार किया, जो क्षेत्र उनके पहले से पैतृक नियंत्रण में थे उसे स्वराज कहा। इसके अलावा कुछ क्षेत्र इन्होंने मुगलों से छीने थे या फिर जो भी हमारे उस समय आदिल शाही, निज़ाम शाही ये सब चल रहे थे, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सब से, इन नवाबों से जो है जिन क्षेत्रों को छीना था उसे शिवाजी क्या कहते थे, मुगलई कहते थे। जिस क्षेत्रों को शिवाजी ने हाल ही में छीना वो मुगलई, जो उनके पैतृक थे वो स्वराज। स्वराज को इन्होंने 3 भागों में बांटा, स्वराज क्षेत्र को। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, दक्षिण से पूर्वी प्रांत और दक्षिणी प्रांत। अगर बात किया जाए उत्तर पश्चिमी तो हमारा आप जानते हैं इधर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो उत्तर पश्चिमी बोले तो ये वाला रीजन जो हमारा था, ये हमारा क्या था, सूरत से लेकर पुणे तक का क्षेत्र। कहाँ से, सूरत यानी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र था ये हमारा उत्तर पूर्व में, ये हमारा क्या था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उसके बाद दक्षिण पूर्वी प्रांत। दक्षिण पूर्वी मतलब अब क्या हुआ, दक्षिण हमारा ये हो गया और पूर्वी हमारा ये हो गया, यानी ये वाला रीजन जो हमारा है दक्षिण पूर्वी प्रांत हो गया। यहाँ पर सतारा, कोल्हापुर, धारवाड़ ये वाला क्षेत्र जो होता था ये किस में आता था, दक्षिण पूर्वी प्रांत में। इसके अलावा दक्षिणी प्रांत एकदम नीचे अगर आ जाएंगे तो गोवा, कारवार, भटकल ये सारे क्षेत्र किस में आते थे, दक्षिणी प्रांत में। अच्छा, इनकी अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी सूरत से पुणे तक का जो क्षेत्र था उसका प्रशासक जो था, प्रांतीय प्रशासन का प्रशासक बनाया था पेशवा को। दक्षिण पूर्वी प्रांत का प्रशासक होता था वाकिया नवीश। वाकिया नवीश क्या होता था, सामान्य मंत्री। और जो दक्षिणी प्रांत थे उनका जो प्रशासक कौन होता था, सुर नवीश होता था, यानी संचार मंत्री। ठीक है, चलिए इसके अलावा मुगलई प्रांतों में कोलार, मैसूर, बेल्लारी इन क्षेत्रों को जो है इन्होंने मुगलों से जीता था। तो कोलार, मैसूर और बेल्लारी इसीलिए जो है इनको मुगलई प्रांत कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा सैन्य प्रशासन की बात किया जाए, सामान्य प्रशासन के बाद सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में इनमें जो है इनकी सेना में घुड़सवार सैनिक थे, पैदल सैनिक थे, नौसेना थी। शिवाजी ने जो है दक्षिण भारत में पहली नौसेना का विस्तार किया था। हालांकि वो बहुत कमज़ोर थी, स्टार्टिंग के फेज़ में थी तो इनकी नौसेना काफ़ी कमज़ोर थी। घुड़सवारों की अगर बात किया जाए तो घुड़सवार 2 प्रकार के होते थे। एक तो स्थायी घुड़सवार होते थे, एक क्या होते थे, अस्थायी। स्थायी होते थे और अस्थायी होते थे। स्थायी घुड़सवार जो होते थे उन्हें पागा या बरगीर कहा जाता था। स्थायी घुड़सवारों को जो है पूरे साल वेतन दिया जाता था, अपने पास से हथियार दिए जाते थे, उन्हें पागा या बरगीर कहा जाता था। अस्थायी सैनिक वे सैनिक होते थे जिनको जब युद्ध हो रहा होगा उसी टाइम उनकी नियुक्ति की जाएगी, युद्ध के टाइम ही जो उनको सैलरी दी जाएगी, युद्ध के टाइम ही नियुक्ति होगी और उनको अपने हथियार स्वयं लेकर आने होते थे। ठीक है, तो उन्हें अस्थायी सैनिक कहते थे, जिन्हें सिलहदार कहा जाता था। ठीक है, तो पागा या बरगीर क्या होते थे, स्थायी घुड़सवार होते थे, और सिलहदार क्या होते थे, अस्थायी घुड़सवार होते थे। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। पाइक जो है, पैदल सैनिक को पाइक कहा जाता था। और पाइक जो है उसके बाद जो है पाइक के ऊपर नायक, नायक के ऊपर सिलहदार, ऐसे जो है क्या होता था, उसके ऊपर हवलदार, ऐसे जो है चलते थे। उसके ऊपर हजारी, हजारी के ऊपर पंच हजारी, ये सब क्रम से जो है ऐसे सेना में उच्च पद होते थे। लेकिन जो पैदल सेना थी उसे कहा क्या जाता था, पाइक कहा जाता था। नौसेना इनकी काफ़ी कमज़ोर थी, हालांकि इन्होंने पहली बार नौसेना का विकास जो है दक्षिण भारत में करना प्रारंभ किया था। राजस्व प्रशासन की अगर बात किया जाए तो भू राजस्व, चौथ और संदेश मुखी 3 इनके मुख्य स्रोत थे, जिसमें सबसे मुख्य स्रोत क्या था, भू राजस्व था। आय का 30 से 40% जो है भू राजस्व के रूप में लेते थे। भू राजस्व को एकत्रित करने के लिए शिवाजी ने क्या किया था, भूमि की पैमाइश करवाई। सबसे पहले क्या किया, भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि की पैमाइश करवाकर इन्होंने नई पैमाइश करवाकर एक जो है लॉन्च किया, जिसे काठी कहा जाता है। आप सुने होंगे काठी। काठी क्या होता है, 4 हाथ, कितना, 4 हाथ और 4 मुट्ठी। 4 हाथ और 4 मुट्ठी के बराबर होता था एक काठी। ठीक है, और 20 काठी के बराबर जो होता था वो होता था 1 बीघा। 4 हाथ 4 मुट्ठी के बराबर एक काठी और 20 काठी के बराबर एक, तो जो काठी होता था, काठी जो होता था
वो एक्चुअली 5 हाथ के बराबर होता था। कितना? 5 हाथ और 5 मुट्ठी के, 4 नहीं, 5 हाथ और 5 मुट्ठी के बराबर होता था। ठीक है, काठी जो होता था 5 हाथ 5 मुट्ठी के बराबर होता था। इसके बाद जो है 20 काठी बराबर 1 बीघा होता था। ठीक है, एक्चुअली भू राजस्व 30 से 40% जो है आय का, टोटल आय का 30 से 40% जो है भू राजस्व लिया जाता था। भू राजस्व एकत्रित करने के लिए शिवाजी ने भूमि की पैमाइश करवाई थी। पैमाइश करवाने के लिए एक जो है क्वांटिटी रखी इन्होंने, काठी जिसे कहा। काठी 5 हाथ 5 मुट्ठी के बराबर होता था और 20 काठी बराबर 1 बीघा होता था तत्कालीन समय में। इसके अलावा चौथ लेते थे। ये चौथ यानी 1/4 भाग। 1/4 भाग जो है चौथ पड़ोसी राज्यों से, जो अपने पड़ोसी राज्य हैं, जब शिवाजी ने एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना कर ली तो इन्होंने छोटे राज्यों से, छोटे राजाओं से क्या कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, खुद से हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, इसके लिए जो तुम हमें क्या दोगे? चौथ दोगे। 1/4 भाग खुद से भी और बाकी से भी हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए टैक्स ले रहे हैं तुमसे। वो कितना होगा? तुम्हारी आय का 1/4 भाग, 1/4। इसके अलावा इन्होंने सरदेशमुखी 1/10 भाग जो है सरदेशमुखी लिया था। शिवाजी अपने मराठवाड़ा का वंशानुगत शासक कहते थे। शिवाजी कहते थे कि हम जो है पूरे मराठवाड़ा के वंशानुगत शासक हैं। चूंकि हम मराठवाड़ा के वंशानुगत शासक हैं तो हमको जो है उस क्षेत्र से सबकी आय का 1/10वां भाग मिलना चाहिए। इसी को इन्होंने क्या कहा? सरदेशमुखी कहा। सरदेशमुखी कितना था? आय का 1/10। चौथ कितना था? 1/4 पड़ोसी राजस्व लिया जाता था। भू राजस्व 30 से 40% लिया जाता था। काठी जो है पैमाइश करवाई थी, 5 हाथ 5 मुट्ठी के बराबर होता था और 20 काठी 1 बीघा के बराबर होता था। शिवाजी के उत्तराधिकारियों की अगर बात किया जाए तो शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र संभाजी, संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम के बाद शिवाजी द्वितीय या ताराबाई और उसके बाद साहू, ये हमारे शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए थे। संभाजी 1680 में जब शिवाजी की डेथ होती है तो संभाजी उनके पुत्र जो की थे वो जो है अब क्या बनते हैं? छत्रपति बनते हैं। छत्रपति संभाजी 1680 में बनते हैं। संभाजी क्या करते हैं? उस समय तत्कालीन समय में औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड औरंगजेब के खिलाफ यानी अपने पिताजी के खिलाफ क्या कर रहा था? विद्रोह कर रहा था। उस विद्रोह का सपोर्ट जो है संभाजी ने किया। उसी विद्रोह का सपोर्ट क्या किया? संभाजी ने किया। जब विद्रोह का सपोर्ट संभाजी ने किया तो औरंगजेब ने क्या किया? संभा को मरवा दिया। संभा को जब मरवा दिया उसके बाद संभाजी की जब हत्या हो गई तो उनके पुत्र, संभाजी के पुत्र कौन थे? साहू थे। संभाजी के पुत्र कौन थे? साहू जी महाराज थे। और साहू जी महाराज और उनकी पत्नी और साहू जी महाराज को क्या किया? जेल में डलवा दिया। ठीक है, यानी संभाजी की डेथ करवा दी, संभाजी को मार दिया। उसके बाद उनके पुत्र को यानी साहू को और साहू की मम्मी यानी संभाजी की पत्नी को जेल में डाल दिया। इन दोनों को जब जेल में डाल दिया तो क्या हुआ? संभाजी के ही दूसरे पुत्र जो थे सौतेले भाई राजाराम, संभाजी के जो सौतेले भाई थे राजाराम, वे राजा बनते हैं। जब संभाजी के सौतेले भाई राजाराम राजा बनते हैं तो राजाराम ने थोड़ा जुगाड़ लगाया। 1689 और 1700 तक जो है इन्होंने किया था, 11 सालों तक राजाराम मराठा राज्य के वैध शासक नहीं थे, क्योंकि भैया आप बनना था संभाजी के बाद किसको? साहू जी महाराज को। जब ये वैध शासक नहीं थे तो इन्होंने खुद को साहू का प्रतिनिधि कहा। ठीक है, क्या कहा? कि हम जो है शासक नहीं है, हम साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे हैं, क्योंकि साहू को किसने? औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था। ठीक है, इन्होंने खुद को साहू का प्रतिनिधि कहा। 1689 में आते आते राजधानी का इन्होंने स्थानांतरण सुरक्षा के लिए कहाँ कर दिया? रायगढ़ राजधानी थी, रायगढ़ से जिंजी राजधानी को शिफ्ट कर दिया 89 में। उसके बाद 98 में इन्होंने क्या किया कि राजधानी फिर से शिफ्ट कर दी कहाँ? जिंजी से सतारा में। ठीक है, पहले 1689 में रायगढ़ से जिंजी, 1698 में जिंजी से सतारा। ठीक, उसके बाद 1700 में जब राजाराम की मौत हो जाती है, राजाराम की डेथ हो जाती है, तो राजाराम का जो पुत्र था, राजाराम का अल्प आयु का पुत्र था शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया जाता है। किसके द्वारा? उनकी पत्नी, राजाराम की पत्नी ताराबाई के द्वारा। ताराबाई ने राजाराम को राजा बना दिया और शिवाजी को राजा बना दिया और स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। स्वयं उसकी जब संरक्षिका बन गई 1700 से लेकर 1707 तक 7 वर्षों तक शिवाजी द्वितीय ने शासन किया। उसके बाद साहू जी महाराज, जिनको जेल में औरंगजेब ने बंद किया था, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य जो है कमज़ोर शासकों के हाथ में आ गया। जब कमज़ोर शासकों के हाथ में आ गया तो क्या हुआ कि
साहू को स्वतंत्र कर दिया गया। 1707 में उनको जेल से छोड़ दिया गया, औरंगजेब डेथ कर गया भैया, तो उनके साहू को जब रिहा कर दिया गया, अब साहू आ गए किसके पास, ताराबाई के पास 1707 में। ताराबाई से कहा कि ऐसा है भैया, आपने जो अपने छोटे से लड़के को बना के राजा रखा, इसको हटाओ, जो है हमें राजा बनाओ, क्योंकि उत्तराधिकारी तो हमें हैं। राजा राम ने भैया जब शासन प्रारंभ किया था तो कहा कि हम साहू के प्रतिनिधि हैं। अब राजा राम का लड़का शासन बना है, तब भी साहू का प्रतिनिधि बन के ही बना है। तो जो है अब ताराबाई ने तो राज्य देने से मना कर दिया। ताराबाई ने जब राज्य देने से मना कर दिया तो 1707 में ताराबाई और साहू के बीच में, या शिवाजी और साहू के बीच में, शिवाजी द्वितीय और साहू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, खेड़ का युद्ध हुआ। खेड़ के मैदान में एक युद्ध लड़ा गया जिसमें साहू विजयी रहा। साहू जब विजयी रहा, और साहू की इस विजय के पीछे साहू महत्वपूर्ण नहीं था, साहू की हेल्प की थी बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ ने बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से साहू विजयी रहा, साहू को अपना राज्य प्राप्त हुआ। जब साहू विजयी रहा तो उसने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ जिन्होंने उनकी मदद की थी, उनको 1708 में सेना कर्ते का पद दे दिया। कौन सा पद दे दिया, सेना कर्ते का, 1708 में। फिर 1713 में उनको पेशवा नियुक्त कर दिया, यानी प्रधानमंत्री बना दिया अपना 1713 में। खेड़ के युद्ध में पराजित होने के बाद ताराबाई अपने पुत्र को लेकर कोल्हापुर चली गई। कहाँ चली गई, कोल्हापुर, और वहीं से अपनी शासन व्यवस्था चलाने लगी। अब यहाँ से मराठा साम्राज्य कहाँ टूट गया, दो भागों में। मराठा साम्राज्य टूट गया दो भागों में। सबसे पहली बात, मराठाओं में जो एक केंद्र था वो क्या था, सतारा था। एक केंद्र सतारा बना और दूसरा क्या बना, कोल्हापुर। सतारा से शासन चला रहे थे कौन, साहू जी महाराज, और कोल्हापुर से शासन चला रहे थे शिवाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय शासन चलाने लगे। 1731 में इन दोनों के बीच में, शिवाजी द्वितीय और साहू जी के महाराज के बीच में एक संधि होती है जिसे वारणा की संधि कहा जाता है। इन दोनों ने अपना संधि बंदी कर ली 1731 में, कहा कि अब युद्ध संग नहीं, लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, हम लोग जो है मिल के रहा जाएगा। हालांकि राज्य अलग अलग चलेंगे, दोनों को स्वतंत्रता मिल गई 1731 में वारणा की संधि से। साहू एक कमजोर शासक था, इसीलिए पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे सभी शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। उसके बाद मराठा क्षेत्र में क्या हुआ, पेशवाओं का राज्य उदय होगा। बालाजी विश्वनाथ जो है पहले पेशवा बने। उसके बाद जो है अब छत्रपति जो होंगे वो नाम मात्र के रह जाएंगे। जो मेन शासन व्यवस्था किसके हाथों में होगी, पेशवाओं के हाथों में होगी। बालाजी विश्वनाथ आएंगे, उसके बाद बाजीराव आएंगे, उसके बाद बालाजी बाजीराव आएंगे। इसी क्रम में जो है धीरे धीरे सारे पेशवा आते चले जाएंगे। और पेशवाओं में सबसे प्रमुख जो थे वो बालाजी बाजीराव, माधवराव, ये सब प्रमुख है। इनके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।